हेलो दोस्तों, मैं आनंद। मैं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य एग्जाम पॉइंट पर स्वागत करता हूं। तो हमने कल बल के बारे में जाना था, बल क्या होता है। आज हम जानेंगे बल कितने प्रकार का होता है। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। बल देखिए मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है: नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, वान डेर वाल बल और गुरुत्वाकर्षण बल। और इसके बाद कुछ अन्य प्रकार के बल होते हैं। बल तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बल हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। मुख्य रूप से हम 4 बलों के बारे में जानेंगे। और इसके बाद हम कुछ इन ऐसे बल हैं जो जैसे घर्षण बल हो गया, ससंजन बल, आसंजन बल, और इसके बाद हम बल के बाद जानेंगे न्यूटन की गति विषयक नियम। आइजैक न्यूटन जो थे, उन्होंने क्या नियम दिया। तो नाभिकीय बल क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। ऐसा बल जो परमाणु के नाभिक के अंदर कार्य करता हो। ऐसा बल जो परमाणु के नाभिक के अंदर कार्य करता हो। आप जानते होंगे परमाणु क्या चीज होता है। देखिए, इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो परमाणु से मिलकर बनी है, क्योंकि वो किसी न किसी एक छोटे से पदार्थ से मिलकर बनी है। देखिए, मान लीजिए आप मिट्टी ले लीजिए। मिट्टी जो सबसे छोटा कण होता है, ऐसे मिट्टी फेंकी ऊपर तो उड़ती है ना, उसमें छोटे छोटे कण बहुत सारे होते हैं। जो छोटे छोटे कण होते हैं वो अणु होते हैं। अणु होते हैं वो। कभी कमरे में बैठे रहिए और कहीं सुबह या शाम, सुबह का खासकर प्रकाश अगर आता है छोटे से छिद्र से, तो हमें लगता है कि उस प्रकाश के अंदर बहुत सारे, ऐसा लगता है कुछ उड़ रहा है उसी के बीच में, छोटे 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 छोटे। तो वो अणु उड़ते रहते हैं, मिट्टी के जो होते हैं या और किसी चीज़ के अणु, तो उसमें उड़ते रहते हैं धीरे धीरे। उनके अंदर परमाणु होता है, अणु से छोटा परमाणु होता है। और परमाणु के अंदर नाभिक होता है, तो उस नाभिक के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब इस पर प्लस चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है, उस पर ना तो नेगेटिव चार्ज होता है ना पॉजिटिव, मतलब वो ना तो किसी को कुछ दे सकता है ना किसी से ले सकता है, उदासीन हमेशा रहता है। लेकिन प्रोटॉन क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन को जरूरत पड़ती है एक आवेश की, अगर इलेक्ट्रॉन को एक आवेश की जरूरत पड़ती है तो वो प्रोटॉन से जाकर ले लेता है, और प्रोटॉन से लेकर प्रोटॉन को न्यूट्रल कर देता है। तो जो ये नाभिकीय बल है, ये ऐसा बल है जो परमाणु के नाभिक के अंदर लगता है और खासकर प्रोटॉन के बीच में लगता है। कहने का मतलब कि ये ऐसा बल है जो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगता है। और प्रोटॉन हमने आपको बताया कि इन पर प्लस चार्ज होता है। और आप जैसा कि जानते होंगे कि कभी भी प्लस प्लस नहीं मिलता। एक ही प्रकार की दो वस्तुएं आपस में नहीं मिलती। आप ये जानते होंगे, चीनी को चीनी से मिलाएंगे, चीनी को चीनी से मिलाकर सोचेंगे इसका घोल बन जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। चीनी तो चीनी दिखाई देगी। हम जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, आपको ये नहीं बता रहे हैं चीनी चीनी मिलाएंगे उसमें मिल जाएगा, आप निकाल नहीं सकते। लेकिन चीनी को रंग दीजिए। 2 प्रकार चीनी, एक सफ़ेद, दुकान से लाइए चीनी खरीद कर, 2 प्रकार चीनी, एक को लाल रंग से रंग दीजिए, एक को सफ़ेद रहने दीजिए, इस एक में मिला लीजिए। आप उसे अलग करना चाहेंगे कर लेंगे। लेकिन क्या जब उसी चीनी को आप पानी के घोल में मिला देंगे तो अलग कर पाएंगे? तो नहीं हो पाएगा ना। वही बात मैं कह रहा हूँ, वही आपको समझाना चाहता हूँ कि हमेशा देखिए, अगर आप भी जानते होंगे, बहुत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करते होंगे, बैटरी का उपयोग करते होंगे, तो उसमें हमेशा आप देखते हैं एक लाल तार होता है, एक सफ़ेद तार होता है, एक लाल तार होता है, एक हरा तार या नीला तार। तो उसमें आप कहते हैं ना, लाल तार जो है ये प्लस वाला है, नीला या काला, या उसके लिए कई प्रकार के तार होते हैं अलग अलग, कहते हैं कि आपके माइनस वाला है। तो कब आवेश उसमें उत्पन्न होता है? जब प्लस माइनस मिलता है तभी तो आवेश उत्पन्न होता है, तभी तो कुछ प्रक्रियाएं शुरू होती हैं, तभी तो कोई रिएक्शन होता है। वैसे तो रिएक्शन होगा नहीं। तो वही मैं कह रहा हूँ, जब और ये ऐसा बल है कि ए प्लस प्लस के बीच में न्यूट्रॉन प्रोटॉनों के बीच में कार्य करता है। जब यह बल प्रोटॉनों के बीच में कार्य करता है, जबकि वहाँ प्रतिकर्षण होना चाहिए, फिर भी एक ऐसा बल है जो उन लोगों को बांधे रखता है, प्रोटॉनों को प्रोटॉनों से बांधे रखता है। देखिए, ये नाभिक है ना, ये नाभिक है। अब नाभिक में ऐसे नाभिक है, देखिए सब नाभिक है, ऐसे ऐसे नाभिक है। इसमें कहीं प्रोटॉन होंगे तो न्यूट्रॉन बीच में होगा, फिर प्रोटॉन कहीं होगा, प्रोटॉन कहीं होगा तो कहीं न्यूट्रॉन होगा, तो कहीं प्रोटॉन फिर होगा तो कहीं फिर न्यूट्रॉन।
न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ऐसे देखिए कहीं प्रोटॉन पास पास है तो कहीं बीच में न्यूट्रॉन है। तो कैसे ए प्लस प्लस एक ही जगह पर है, जबकि इन्हें प्रतिकर्षण के द्वारा अलग अलग हो जाना चाहिए, जबकि नहीं होते। इसीलिए नहीं होते क्योंकि इनके बीच नाभिकीय बल कार्य करता है, इसी कारण नहीं होते। और ये ऐसा बल है, ये दुनिया का सबसे प्रबल बल है। प्रबल बल इसलिए है, ये अति सूक्ष्म दूरी पर कार्य करता है। अगर दो दो ऐसे पदार्थ हमारे पास हों या दो ऐसे तत्व हमारे पास हों जिनके बीच की दूरी 10⁻⁻15 है, इतनी मीटर, 10⁻⁻15 मीटर के बीच की दूरी हो, मतलब अति सूक्ष्म बीच की दूरी, वहां पर भी ये कार्य कर देता है, वहां पर भी ये कार्य करता है। इसीलिए इसे हम कहते हैं दुनिया का सबसे प्रबल बल है कि अति सूक्ष्म दूरी पर भी कार्य करता है। आप उदाहरण ले लीजिए, गुरुत्वाकर्षण बल हमने आपको बताया था कि अगर भारी वस्तु देखते हो तेजी से गिरती है जमीन पर, जैसे निर्वात ना रहे सामान्य स्थिति में जैसे हम लोग हैं, और जबकि रुई अगर हम गिराते हैं तो धीरे धीरे गिरती है। निर्वात ना रहे, निर्वात की बात नहीं कर रहे, निर्वात अगर होगा तो वस्तु भारी हो या हल्की, उन पर समान गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा और समान वेग से नीचे गिरेंगी। मतलब रुई और कोई भारी चीज गिराते हैं दोनों साथ में गिरेंगे। लेकिन सामान्य स्थिति में देखिए भारी चीज पहले आ जाती है और जो हल्की चीज वो बाद में आती है। तो वही हम आपको बताना चाह रहे थे, इतना हल्का, इतनी कम दूरी होने के बावजूद भी ये बल कार्य करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वस्तु अगर बड़ी है, उसमें ज़्यादा द्रव्यमान है, तो उसमें आकर्षण शक्ति ज़्यादा होती है। इससे आप परिचित होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, आप पढ़े होंगे, तो मैं इस पर ज़्यादा लंबी बहस नहीं करना चाहता। तो आइए हम जानते हैं विद्युत चुंबकीय बल। ये भी नाम से परिचित है, विद्युत चुंबकीय बल। मतलब ऐसा बल होगा जो विद्युत के बीच में कार्य करता होगा और विद्युत के साथ इसमें चुंबकत्व होगा। मतलब इसमें कुछ ऐसा होगा कि ये किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचता होगा। आप देखते हैं, आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल या इंटर में, परख नली की एक संकल्पना पढ़ी होगी कि अगर कोई हम प्लास्टिक मान लीजिए एक ले लेते हैं, परख नली ले लेते हैं, इस पर हम एल्युमिनियम का तार लपेट देते हैं। इसके बाद इस पर लपेटने के बाद हम एक तरफ से प्लस आवेश, मतलब प्लस चार्ज लगाते हैं, एक तरफ से माइनस चार्ज। इसके बाद इसमें हम करंट फ्लो करते हैं। क्या होता है, देखते हैं कि इसमें चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है। अगर इसके पास हम कोई कील या लोहा ले जाते हैं तो चिपक जाता है जाकर उसमें। तो यही चीज़ है विद्युत चुंबकीय बल। मतलब ऐसा बल जो दो आवेशों के बीच कार्य करे। आवेश क्या होता है, उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। प्लस प्लस होगा तो प्रतिकर्षण होता है, माइनस माइनस होगा तब भी प्रतिकर्षण। मतलब अगर दो एक ही सामान के चार्ज लगे हों दो वस्तुओं पर, तो उनमें कभी आकर्षण नहीं होता। एक पर प्लस होना चाहिए, एक पर माइनस होना चाहिए, तभी आकर्षण होगा। ये आप जानते होंगे। इसे हम मिटाते हैं। हाँ, तो हम जानते हैं आवेश क्या होता है। देखिए आवेश को हम क्यों से प्रदर्शित करते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस। जब आप किसी भी मान लीजिए बल्ब, उसमें विद्युत फ्लो करना, आपको उसमें करंट फ्लो करना, आपको क्या करते हैं, एक तो प्लस चार्ज होता है, एक तो माइनस होता है। तो प्लस को प्लस में जोड़ देते हैं, माइनस को माइनस में। इसके बाद ये प्लस वाला तार है, देखिए ये माइनस वाला, इसे जोड़कर आप बल्ब से ले जाकर जोड़ देते हैं। ऐसे तो जलने लगता है। क्यों जलता है, यहाँ से भाई से प्लस प्राप्त हो रहा है, यहाँ माइनस है, इससे माइनस प्राप्त हो रहा है। अगर जब दोनों आएंगे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, इनके बीच में कोई क्रिया होगी, ऐसी कोई क्रिया होगी जिसके कारण से प्रकाश उत्पन्न होगा और ऊष्मा भी निकलेगी। बिना किसी क्रिया तो होगा नहीं। यही कारण है कि प्लस और माइनस एक दूसरे को आपस में आकर्षित करते हैं। तो ये ऐसा बल है जो दो आवेशों के बीच कार्य करता है, इसे हम विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। और ये ब्रह्मांड का दूसरा सबसे प्रबल बल है विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा बल क्या है, वंडर वाल बल। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल को, विद्युत चुंबकीय बल को और नाभिकीय बल को छोड़ दिया जाए, इन तीनों बल को छोड़ दिया जाए, बाकी इस दुनिया में जितने भी बल हैं
सब वंडरवाल बल आते हैं, चाहे घर्षण बल हो, संसंजन बल हो, लोटनी बल हो, या सर्पी बल हो, या फिर आप कह लीजिए वो दोलनी बल हो, कोई भी बल हो, या फिर आवर्त बल हो, कोई भी बल हो, सब बल इसी में आ जाएगा वंडरवाल बल में। तो वंडरवाल बल के बारे में आपने जान गया, मतलब कि इन तीनों को छोड़कर बाकी सारे बल जितने हैं वो वंडरवाल बल होते हैं। तो ये संसार का तीसरा सबसे प्रबल और दूसरा सबसे निर्बल बल है। और पहला सबसे निर्बल बल कौन सा होगा? तो आप जानते हैं पहला सबसे निर्बल बल गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ये कहाँ कार्य करता है, इसके बारे में जानना है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल है ये सबसे निर्बल बल है, सबसे कमजोर बल है। ये दो बड़े बड़े पिंडों के बीच कार्य करता है, या यूं कहें ये द्रव्यमान पर ज़्यादातर निर्भर करता है। जितना अधिक किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति उतनी ही अधिक होगी। जैसे दो पिंड, मान लीजिए सूर्य और पृथ्वी के बीच जो बल कार्य कर रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। आप पढ़ते होंगे कि पृथ्वी से कोई पिंड है या कोई उपग्रह है, उसे प्रक्षेपित करने के लिए इसे इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर ले जाना पड़ता है। मतलब इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति जहाँ बहुत कम कार्य करे ऐसा वेग दिया जाए, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से अधिक वेग देने से वो वस्तु हमेशा के लिए पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर चली जाती है। तो एक गुरुत्वाकर्षण बल है जो दो पिंडों के बीच कार्य करता है, और यह मुख्य रूप से द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है और एक अनंत दूरी पर कार्य करता है। अनंत दूरी, जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, तो दूरी बहुत ज़्यादा। इसी प्रकार सूर्य बृहस्पति के बीच कार्य करता होगा, सूर्य अरुण के बीच कार्य करता होगा, इसी प्रकार सूर्य वरुण के बीच कार्य करता होगा। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल कितना लंबा है, ये अनंत दूरी तक कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही यह ब्रह्मांड हमारा एक दूसरे पिंडों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के कारण बधा हुआ है। प्रतिकर्षण तो नहीं कह सकते, आकर्षण बल कह सकते हैं। तो एक प्रकार के आकर्षण बल ही होता है गुरुत्वाकर्षण बल, इन्हीं कारण बधा हुआ है। क्या गुरुत्वाकर्षण बल ना होता, अगर एक कमजोर बल ना होता, गुरुत्वाकर्षण बल अगर कमजोर ना होता, तो जो हमारे ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है, फैलाव जो उसमें हो रहा है, ये फैलाव ना होता ना, ये स्थिर रहता, जितना फैल चुका उतना ही रहता, उससे ज़्यादा नहीं होता। या फिर अगर एक गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो जाए तब क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल अगर अधिक हो जाए तो क्या होगा? मैंने बताया ना, गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने का कार्य करता है, उसे एक निश्चित स्थान प्राप्त करता है ताकि वो उसके दायरे से बाहर ना जा सके। जैसे पृथ्वी जानते हैं आप, अपने अक्ष पर घूमती है, अपने परिक्रमा पथ पर घूमती रहती है। अगर ये बल कार्य ना करे, गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तो क्या होगा? पृथ्वी पलायन कर जाएगी अपने स्थान से, वो किसी और मार्ग पर गति करने लगेगी। तो इसीलिए अगर यह बल ज़्यादा हो जाए, इस बल का मान बढ़ जाए, तब क्या होगा? तब तो सूर्य पृथ्वी को अपनी तरफ खींच लेगा, या पृथ्वी और सूर्य दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। क्या होगा? संपूर्ण ब्रह्मांड एक केंद्र पर आ जाएगा। मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड जो फैला हुआ है वो बटोर कर एक केंद्र पर आ जाएगा। तब क्या होगा? तब समस्त ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा, हमारे पास जो जीवन है नष्ट हो जाएगा। फिर से वही स्थिति आ जाए बिग बैंग वाली। जैसे बिग बैंग की स्थिति जब थी, सारा ब्रह्मांड एक ही पॉइंट पर टिका हुआ था, उसमें विस्फोट हुआ तो उसमें से तारे निकले, ग्रह निकले, उपग्रह निकले। तो ये भूगोल की भाषा है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, मैंने बताया कि ये अनंत दूरी पर कार्य करता है, ये सबसे कमज़ोर बल है दुनिया का, और ये द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, ये दो बड़े बड़े पिंडों के बीच कार्य करता है। तो एक गुरुत्वाकर्षण बल था। मैं उम्मीद करता हूँ ये चारों बल आपको समझ में आ गए होंगे। और अब हम बात करते हैं घर्षण बल क्या होता है, संसंजन बल क्या होता है, आसंजन बल क्या होता है। तो थोड़ा पानी।
तो सॉरी, आगे बढ़ते हैं। तो घर्षण बल क्या होता है? घर्षण का मतलब क्या होता है? देखिए, घर्षण का मतलब होता है दो वस्तुओं के बीच रगड़ पैदा कर देना। दो वस्तुओं के बीच या दो संपर्क तलों के बीच, दो संपर्क तलों के बीच घर्षण मतलब रगड़ उत्पन्न कर देना। तो ऐसा बल है, ये दो वस्तुओं के बीच रगड़ पैदा करता है, मतलब अवरोध का काम करता है। जैसे मान लीजिए मैं इस पर लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ? एक तो ये देखिए, इसका ये तल है, ये संपर्क तल है ना, और ये इसका संपर्क तल है। तो ये दो ऐसे तल हैं जो एक दूसरे संपर्क में आते हैं। मार्कर का और व्हाइट बोर्ड का, ये दोनों संपर्क में आ रहे हैं और इनके बीच में हम स्याही डाले हैं। तो स्याही कैसे चल रही है? कोई तो ऐसा बल है जो अवरोध उत्पन्न कर रहा है, इसे घुमाने पर, इसे खींचने पर या इसे चलाने पर। अवरोध उत्पन्न करने की वजह से इसमें से स्याही जो है वो वहां पर चिपक जा रही है। ऐसे देखिए, मैं चला रहा हूँ, इस पर ये लग गई, इसमें अवरोध उत्पन्न किया। तभी तो अभी हम इस पर कोई स्नेहक लगा दें, जैसे मान लीजिए तेल ही लगा दें, तब लिखिए, फिर देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो यही, तो इसका मतलब यही होता है कि यह ऐसा बल है जो दो संपर्क तलों के बीच रगड़ पैदा करता है या रुकावट उत्पन्न कर देता है। क्या आप जानते हैं अगर घर्षण बल ना हो तो क्या होगा? घर्षण बल ना हो संसार में तो क्या होगा? अगर घर्षण बल ना हो तो ना तो हम चल सकते हैं, ना खड़े हो सकते हैं, ना ही हम इस पर लिख सकते हैं। मतलब सारी गतिविधियां जो हैं, चलने की, बोलने की, लिखने की, ये सारी गतिविधियां ठप हो जाएंगी। मैं बोलता हूँ तो कुछ अंदर से घर्षण आ रहा होगा, जो हमारी वायु है अंदर से निकल रही है, हमारी जो जीभ है ये जो ऊपर नीचे हो रही है, या जो दांतों के संपर्क में आ रही है, या फिर कहें कि हमारा जो ऊपरी ये भाग है वहाँ पर जो संपर्क में आ रही, तो ये सब क्या है? एक घर्षण के कारण ही कोई भाषा निकलती है। जीभ ना रहे तो देखिए गूंगा आदमी हो जाता, बोल ही नहीं पाता है। वो सांस होती है तो उसके घर्षण के कारण वो कुछ आवाजें निकाल लेता है। लेकिन कभी आप देखिए, आप अपनी सांस बाहर सारी निकाल लीजिए ऐसे, फिर बोलिए, फिर देखते कैसे बोलते हैं। तो घर्षण ही नहीं उत्पन्न होगा तो बोलेंगे कैसे? तो यही हम आपको समझाना चाहते हैं कि घर्षण अगर ना हो तो सारी गतिविधियां ठप हो जाएंगी। ना तो हम चल सकते हैं, ना तो हम लिख सकते हैं, ना तो हम बैठ सकते हैं, ना तो हम खड़े रह सकते हैं। हम जहाँ रहेंगे वहीं को वहीं रह जाएंगे, स्थिर रह जाएंगे। तो घर्षण बल का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो घर्षण बल देखिए, यह दो प्रकार का होता है, मुख्य रूप से दो प्रकार का। एक होता है स्थैतिक घर्षण बल और दूसरा होता है गतिक घर्षण बल। स्थैतिक का मतलब क्या होता है? स्थैतिक का मतलब होता है स्थिर या शांत। तो क्या होगा स्थैतिक मतलब? आप देखते होंगे, यदि हम, मेज है, मान लीजिए एक मेज है, तो वो फर्श पर कैसे है? स्थैतिक है ना, स्थिर है, लंबवत है, लंबवत है और स्थिर खड़ा है। जब उसे हम खींचते हैं, काफ़ी हम बल लगाना पड़ता है हमें उसे खींचने के लिए। लेकिन अभी उसी मेज के नीचे जो चार उसके पैर हैं, उसमें हम लगा दें, गोल गोल चक्के लगा दें, पहिया लगा दें गोल गोल उसमें, तब खींचिए बड़े आराम से, एक बच्चा भी खींच सकता है उसे। तो क्यों ऐसा होता है? एक घर्षण बल के कारण ही होता है। स्थैतिक घर्षण बल जो है ये दो वस्तुओं के बीच लंबवत कार्य करता है। लेकिन देखिए, जैसे ये देखिए फर्श है, इस पर कोई वस्तु ऐसे लंबवत खड़ी है ऐसे, तो इसे जब आप खींचेंगे ऐसे तो आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, यहाँ पर ज़्यादा रुकावट का कार्य करेगा, ये ज़्यादा रुकावट यहाँ पैदा करेगा, ज़्यादा रगड़ पैदा करेगा, इसलिए आपको खींचने में बहुत प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा हमें खींचने में। तो इसी को हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण बल, मतलब ऐसा घर्षण बल जो दो संपर्क तलों के बीच लंबवत कार्य करे और काफ़ी प्रबल बल हो, इसे हम स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। और गतिक घर्षण बल का मतलब होता है कोई ऐसी वस्तु जिसे हम गति दे दें, इसके बाद वो कुछ आगे तक अपने आप चलती रहे। जैसे मान लीजिए आप लकड़ी का एक बोटा ले लीजिए, लकड़ी का एक बोटा गोल सा ले लीजिए, उसे आप देखते होंगे लास्ट से धक्का दे देते हैं, तब
वो कुछ देर तक ऐसे लौटते हुए चलती रहती है। देखिए भाई, जैसे गेंद है ना, आप जमीन पर ऐसे फेंकते हैं, वो लुढ़क कर चलती रहती है लुढ़कते हुए। तो गतिक बल वो एक प्रकार का है। और गतिक बल का उदाहरण क्या हो सकता है भाई? पहिए वाली गाड़ी है या साइकिल है, उसे हम धक्का दे देते हैं, वो भी चलती है। या फिर देखिए, आप मान लीजिए कोई और वस्तु, उसे हम सर्पी मतलब सरका कर धक्का देते हैं, उसमें भी हमें कम बल लगाना पड़ता है। स्थैतिक बल की अपेक्षा, स्थैतिक घर्षण बल की अपेक्षा हमें किसी चीज को सरकाने पर भी कम बल लगाना पड़ता है। जैसे मेज है, उसे उल्टा कर दीजिए, 4 पैर उसके नीचे हैं, उससे आप धक्का दे रहे हैं तो आपको काफी बल लगाना पड़ता है। लेकिन उसी कैसे उल्टा कर दीजिए, धक्का लगाने बड़े आसानी से सरकता हो जाएगा आगे, ज़्यादा बल नहीं लगाना पड़े। उसे हम सर्पी बल कहते हैं। लेकिन लोटनी बल क्या है? जब किसी वस्तु को हम लुढ़का कर ले जाते हैं, जैसे हमने बताया ना लकड़ी बूटा, तो उसे हम जब धक्का देते हैं तो वो लुढ़कते हुए जाता है, गोल 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 घूमते हुए आगे बढ़ता है, तो उसे हम कहते हैं लोटनी बल। तो घर्षण बल के बारे में आपने जाना, मैं उम्मीद करता हूँ। जितने भी बल हैं और लगभग सभी जगह घर्षण बल कार्य करता है। अगर घर्षण बल ही ना हो तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम स्थिर हो जाएंगे, सारी गतिविधियां जो हमारी हैं वो ठप हो जाएंगी। जब हम खड़े ही नहीं हो पाएंगे तो हम करेंगे क्या? तो घर्षण बल ना हो तो हम यहाँ रह सकते। अगर घर्षण बल ना हो तो जो ब्रह्मांडीय पिंड आते हैं हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अंदर, वो जलकर नष्ट क्यों हो जाते हैं? जबकि भाई ऊपर कुछ तो ऐसा है नहीं जिससे वो जल जाए। एक घर्षण बल कार्य करता है जो हमारी वायु है या वायुमंडल है और उस पिंड के बीच में, जो उसे जला देता है, इतनी ज़्यादा रगड़ पैदा कर देता है कि वो जल जाता है, जलकर राख हो जाता है। तो घर्षण बल का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो हमसे घर्षण बल के अनुप्रयोग पूछता, एप्लीकेशन पूछता, मतलब ये कहाँ कार्य करता है, उसमें दे देगा। जैसे अगर घर्षण बल ना हो तो क्या होगा, तो उसमें कुछ ऑप्शन दे देगा। उसमें से एक ऑप्शन ऐसा भी देगा कि हम खड़े नहीं हो पाएंगे, या फिर दे देगा कि जैसे आपको मैंने समझाया, आपको समझ में आया होगा, खड़े नहीं हो पाएंगे, या घर्षण बल ना हो तो हम इस पर लिख नहीं पाएंगे, या कलम से हम कागज़ पर लिख नहीं सकते, घर्षण बल ना हो तो हम स्याही का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे उदाहरण उसमें देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ यह बातें आपको समझ में आई होंगी। अब 2 बल होते हैं, सासंजन बल और आसंजन बल। तो सासंजन बल क्या है, आसंजन बल क्या है, इसके बारे में भी आइए हम जानते हैं। 1 मिनट। सासंजन बल, सासंजन बल और आसंजन बल क्या है? सासंजन बल ऐसा बल होता है जो समान अणुओं के बीच या समान परमाणुओं के बीच कार्य करता है। और आसंजन बल क्या है? जो अलग अलग परमाणुओं के बीच कार्य करता है। जैसे आप पानी ले लीजिए, और पानी में ही पानी मिला दीजिए, तब मतलब सासंजन बल दो समान अणुओं के बीच कार्य करता है। मतलब दोनों अणु समान होते, पानी का अणु तो समान है ना, तो उसे आपस में आप मिलाइए तो उनके बीच जो आकर्षण पैदा होता है, जो उनके बीच आकर्षण पैदा होगा, उसे हम सासंजन बल कहते हैं। और जब 2 असमान परमाणु होते हैं या असमान अणु होते हैं, उनके बीच जब आकर्षण पैदा होता है या उनके बीच जो बल कार्य करता है, उसे हम आसंजन बल कहते हैं। एक गिलास मैंने मान लीजिए आधी गिलास पानी लिया, आधी गिलास पानी और उसमें मिला दिया, तो मैंने जो अलग से आधी गिलास पानी मिलाया, अब उनके और उनके बीच, उस पानी के बीच जो दूसरी गिलास है और पहली गिलास, उस दोनों गिलास का जो पानी, उनके बीच जो अणु हैं, वो अणु एक दूसरे के बीच जो बल उत्पन्न करेंगे, उसी को हम कहते हैं सासंजन बल। और अगर पानी है, पानी में आप कभी रंग मिला दीजिए या कोई और भी पदार्थ मिलाइए जो उस पानी में मिल सके, तो क्या होगा? रंग का, पानी जो है वो लाल क्यों दिखने लगता है? अगर रंग उसमें डालते हैं किसी भी कलर का, मान लीजिए लाल ही डालते हैं, तो लाल क्यों दिखने लगता है? कभी आपने सोचा है? ये 2 असमान अणु होते हुए भी एक दूसरे के संपर्क में आने पर एक दूसरे में समावेशित हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। इनके बीच अंतरा अणु स्थान होता, आप पढ़े होंगे अंतरा अणु का स्थान, अंतरा अणु
स्थान। तो ये जो रंग आपने मिलाया, वो जो पानी के बीच में अड़ हुए हैं, इनके बीच में जो थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है उसी में एडजस्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हमें पानी का रंग जो है लाल दिखाई देने लगता है। एक्चुअली में लाल वो नहीं होता पानी, वो अणु जो हमें है रंग के, वो उसी में जगह जगह फैल जाते हैं, वही फिर हमें दिखाई देने लगता है, तो हम कहते हैं पानी का रंग लाल हो गया। तो उम्मीद करता हूँ सहसंजन बल आसंजन बल आपको समझ में आया होगा। इसमें क्वेश्चन है, बस ये जानना है आपको और कुछ है नहीं कि सहसंजन बल कहाँ कार्य करता है। जब दो समान परमाणुओं के बीच कोई बल कार्य करे तो उसे हम सहसंजन बल कहते हैं। आसंजन बल जब दो असमान परमाणुओं के बीच कार्य करे तो उसे हम आसंजन बल कहते हैं। अभी हमने आपको उदाहरण दिया, पानी पानी को उदाहरण, और रंग और पानी को उदाहरण, या चीनी और पानी को उदाहरण हो जाएगा वो आसंजन बल। चीनी और पानी के बीच में जो बल कार्य करेगा उसे आसंजन बल कहेंगे, क्योंकि दोनों के अणु जो हैं अलग अलग हैं। और यहाँ पानी पानी का अणु समान है, या दूध दूध ले लीजिए, दूध के अणु समान है, तो दूध के अणु के बीच जो बल कार्य करेगा उसे सहसंजन बल, और पानी और चीनी के अणु के बीच जो बल कार्य करेगा उसे आसंजन बल कहते हैं। अब न्यूटन के गति विषय नियम, इसके बारे में जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आया होगा, तो इसकी जरूरत भी अब नहीं है। देखिए, आइजैक न्यूटन जो थे इंग्लैंड के थे, पहले बहुत ही मतलब मोटे दिमाग के थे, कहने मतलब एक तरह से भोदू थे। मतलब इनका जो ज्ञान था, इनके पास कोई ज्ञान नहीं था, ये भोदू थे। जैसे आप जानते हो गांव में जो लड़का बहुत स्वस्थ रहता है उसे लोग भोदू ही कहते हैं। एक बार क्या हुआ, ये जो है सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। भाई ध्रुवों के पास ठंड अधिक पड़ती है, तो वहाँ ठंडे फलों वाले पौधे ज़्यादा होते हैं। तो सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, इन्होंने देखा एक सेब के पेड़ से एक सेब टूटा और वो ज़मीन पर गिरा। तो सोचने लगे कि आखिर में ज़मीन पर क्यों नहीं गिरा, आकाश में क्यों नहीं गया। तो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मान लीजिए पृथ्वी है, एक पृथ्वी है, आपने यहाँ पर एक पौधा लगा दिया, कोई भी पौधा लगा दिया आपने। सपोज करिए उन्होंने सेब देखा सेब, इस पौधे से, एक पौधा है सेब का, यहाँ फल लगा है, इसे एक गोल गोल फल लगा है, ये टूटा सीधे पृथ्वी पर गया, इधर क्यों नहीं आया। जबकि देखिए इधर ही जाना चाहिए ना, आकाश में। नीचे है भाई, ये भाग नीचे है, इसे टूट कर ऊपर चले आना चाहिए ना। हम यहाँ से देखेंगे तो हमें लगेगा ऊपर जा रहा है, ऐसा क्यों नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ। तब उन्होंने एक नियम दिया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पृथ्वी जो है वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। जब खींचती है तो इसके अंदर एक बल कार्य करता है, जिसे हम गुरुत्व बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और इसी कारण से कोई भी वस्तु अगर हम उठाकर फेंकते हैं ऊपर, तो ऊपर नहीं जाती, आसमान में नहीं जाती है, ब्रह्मांड में नहीं जाती, बल्कि वापस लौटकर जमीन पर आ जाती है। तो आइए हम जानते हैं 3 नियम कौन कौन से दिए। तो आइजैक न्यूटन जी ने 3 नियम दिए थे, जड़त्व का नियम, संवेग संरक्षण का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कौन कौन से नियम दिए? इन्होंने दिया एक जड़त्व का नियम, और दूसरा दिया संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। एक इन्होंने दिया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इन्होंने एक और नियम दिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है, जड़त्व का नियम क्या होता है, संवेग संरक्षण क्या होता है। इन्होंने संवेग संरक्षण बराबर दिया था, F बराबर है मैं होता है। तो हम जानते हैं क्या होता है, जड़त्व क्या होता है। जड़त्व, जड़ का तत्व, ऐसा बल या ऐसी स्थिति कि कोई भी पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करे,
ऐसी स्थिति कि कोई भी पिंड या वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करे तो उसे हम कहते हैं जड़त्व का, उस वस्तु तो उसे हम जड़त्व का नियम के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मान लीजिए इन्होंने बताया कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है। यही जड़त्व का नियम है। न्यूटन साहब ने बताया कि कोई भी वस्तु अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये ऐसी जो स्थिति है इसे ही हम जड़त्व कहते हैं, इसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। तो कैसे जड़त्व का नियम कहते हैं तो हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए यदि कोई वस्तु गतिशील है तो हमेशा वो गति ही करना चाहती है, अपने अवस्था में परिवर्तन नहीं करना चाहती। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो हम सदैव स्थिर रहना चाहती है, ना कि वो फिर गतिशील होना चाहती। मतलब कोई भी वस्तु अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध, कोई भी वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। यदि मान लीजिए कोई वस्तु हो, उसके रूप में हम विरूपण उत्पन्न करते, मतलब विरूपित करते उसका रूप बदलते। कोई वस्तु चौड़ी है उसे हम दबाकर पतली कर दें या गोल कर दें, तो वो भी उसकी एक अवस्था है, वो भी उस अवस्था का, उस बदलाव का, अपने अवस्था में जो उसके बदलाव हो रहा है उसका वो विरोध करेगी। तो बल कैसे आप लगाते हैं? अगर यदि वस्तु गतिशील है तो उसे रोकने के लिए आपको बल लगाना पड़ता है, तभी तो रुकती है, नहीं कहाँ रुकती। यदि घर्षण बल ना होता या वायुमंडल ना होता, एकदम निर्वात होता तो क्या होता? तो वस्तु कभी नहीं रुकती। इसका आपके पास उदाहरण है कि अंतरिक्ष में जो उपग्रह हैं, ग्रह हैं, ये हमेशा क्यों घूमते रहते हैं? क्योंकि ये अपने इनके गति का विरोध करने वाला कोई बल ही नहीं है कि जो उनकी गति का विरोध करे। इसीलिए ये घूमते रहते हैं, अपने अक्ष पर सदैव घूमते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहना चाहती, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यही जड़त्व का नियम है। तो इसके अनुप्रयोग हम देखते हैं कि इसके उदाहरण क्या है। जैसे मान लीजिए पेड़ पर फल लगा हुआ है, आम का पेड़, उस पर फल लगा हुआ है, आम पका हुआ है। आप डाली को हिलाते हैं तो क्या होता है? देखिए पेड़ पर फल लगा हुआ है, ऐसे डाली है, इस पर फल लगा है, ऐसे 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 पेड़ है। आप इस डाली को जब हिलाते हैं तो क्या होता है? ऐसे है, आपने अचानक डाली को हिला दिया, ऐसे हिल गई, तो डाली जो है वो गति की अवस्था में आ गई, जबकि फल जो है वो अभी स्थिर है अपनी ही अवस्था में। वो गति की अवस्था में नहीं आया तो क्या हुआ? जो ऊपर का उसका भाग है वो टूट जाता है, ऐसे डाली के साथ गति की अवस्था में चला जाता है। फल स्थिर ही रहना चाहता है, स्थिर ही रह जाता है, बस टूट जाता है, फिर नीचे गिर जाता है। क्यों गिरता है? जड़त्व के कारण ही होता है। आप देखे होंगे जो पलंग होती है, जब डंडे से आप उस पर मारते हैं तो जो खटमल होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं? खटमल तो अपने स्थिर अवस्था में होते हैं, एक जगह स्थिर होते हैं। आप अचानक जो पलंग पर डंडे से प्रहार करते हैं तो उनका जो, उस पलंग का जो बाद है वो अचानक गति की अवस्था में आ जाता है, जबकि जो खटमल है वो गति की अवस्था में नहीं, वो स्थिर अवस्था में रहते हैं। इसलिए जब वो गति की अवस्था में आता है तो स्थिर अवस्था में रहना चाहते हैं और खटमल नीचे आ जाते हैं, गिर जाते हैं। आपने देखा होगा कभी गिलास, ऐसे गिलास है, इस गिलास के ऊपर आप एक गत्ता रख दीजिए या कागज रख दीजिए, उस पर एक सिक्का डाल दीजिए, रख दीजिए। अब अचानक ऐसे मारिए, इसका पूरा बल लगाकर ऐसे मारिए, एक गत्ता बाहर आ जाएगा। देखिए ऐसे गिलास है ना, एक गत्ता इधर चला जाएगा, ये बाहर चला जाएगा, और ये सिक्का कहाँ जाएगी? नीचे गिलास में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि जो सिक्का है वो उन्हें अपनी मूल स्थिति में बना रहना चाहता है और अपनी मूल ही स्थिति में रहता है, जबकि हम बल किस पर लगा रहे हैं? गत्ते पर या कागज पर लगा देते हैं, वो गति की अवस्था में आ जाता है और आगे चला जाता है। तो इससे प्रमाणित होता है कि कोई भी वस्तु हो तो वो अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। यही जड़त्व का नियम है। आप यात्राएं करते हैं, आप यात्रा करते हुए बस में बैठे रहते हैं तो देखते हैं जब ड्राइवर ब्रेक मारता है या ब्रेक लेता है तो आपका ये जो नीचे वाला शरीर, कमर से नीचे वाला जितना आपका उस बस के संपर्क में होता है शरीर, वो कहीं नहीं जाता, वो स्थिर रहता है। ब्रेक दिया, उसी के साथ रुक गया।
लेकिन आपका ऊपर वाला शरीर जो आगे की तरफ झुक जाता है, या अचानक गाड़ी चली पीछे की तरफ झुक जाए, मतलब कमर से ऊपर ही वाला हिस्सा जो आपका है आगे पीछे झुकता रहता है। क्यों झुकता है? जड़ के कारण, क्योंकि ये अपनी स्थिति में बना रहना चाहता है। जबकि आपका जो नीचे का हिस्सा है वो बस के साथ या वाहन के साथ, उसकी गति के साथ वो परिवर्तित होता रहता है, उसके स्थिति में बना रहता है, उस अवस्था में बना रहना चाहता है। इसीलिए यह प्रमाणित होता है कि जड़त्व का नियम जो है वह सही है। कोई भी वस्तु अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। अब देखिए संवेग संरक्षण का नियम। तीनों का संवेग के बराबर द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग होता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग होता है। तो न्यूटन साहब ने बताया कि यदि कोई पिंड है, यदि कोई वस्तु या कोई पिंड है वो गति कर रही है, और जिस वेग से वो गति कर रही है अगर उतना ही वेग उस पर लगा दिया जाए, उतना ही बल लगाकर, और उसी वेग से कोई अन्य वस्तु उससे आकर टकरा जाए, तो दोनों का वेग संरक्षित हो जाएगा। मतलब वो दोनों एक दूसरे की दिशा में चली जाएंगी। जैसे मान लीजिए दो गेंद है, एक गेंद इधर से आ रही है, एक गेंद इधर से, और दोनों समान वेग से आ रही हैं, दोनों एक ही जैसी हैं, दोनों भार एक जैसा। जब ये टकराएंगे तो क्या होगा? इनका संवेग संरक्षित हो जाएगा। संवेग इनका जो है, वेग जो इनका है वो एक दूसरे से सामंजस्य, एक दूसरे से संवेग इनका संरक्षित हो जाएगा। एक दूसरे टकरा करे फिर पुनः अपने अपनी दिशा की ओर चल देंगे। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु इधर से आ रही है, एक वस्तु इधर से आ रही है, आपस में टकराएं, फिर ये अपने अपने इसी दिशा में वापस लौट जाएंगी। इसी का संवेग संरक्षण का नियम जैसे उन्होंने बताया था, अगर आप कभी गेंद कैच करते हैं या बल लगाते हैं किसी वस्तु पर, किसी वेग से बल लगाते हैं, तो उस वेग को संरक्षित करने के लिए हमें उस पर एक बल लगाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमने अभी आपको जो उदाहरण दिया, मैं इसलिए बताया कि एक गेंद का उदाहरण कि संवेग संरक्षित कैसे होता है। अभी हम जो उदाहरण आपको दे रहे हैं कि संवेग को संरक्षित हम कैसे करते हैं। खिलाड़ी खेल रहा है, अब गेंद आ रही है, उसे कैच लेना है, तो क्या करता है? वो अपने हाथ पीछे की तरफ खींचता है। मान लीजिए गेंद आ रही है, उसमें कुछ तो वेग हुआ, हमने अभी बताया आपको द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। P बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। तो किसी वस्तु के वेग को संरक्षित करने के लिए, उसके वेग को समायोजित करने के लिए हम क्या करते हैं? जब गेंद कैच करता है खिलाड़ी तो अपने हाथ देखते हैं पीछे खींचता है, तो वह इसके वेग को संरक्षित करने के लिए कुछ समय देता है ताकि उस समय के अंतराल में इसके वेग को हम कम करके इसे रोक सकें। यही तो है संवेग संरक्षण का नियम। इसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। आप देखते होंगे जो गाड़ी होती है, आजकल गाड़ियाँ कैसी आ रही हैं कि उसमें जरा भी हमें धक्का नहीं लगता। वो अगर चलती हैं, अगर रास्ता खराब हो तो हमें झटका नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? उसमें आप देखे होंगे कि साकर, उसे क्या कहते हैं और किसी नाम से जानते हैं, लगा रहता है, स्प्रिंग लगी रहती है। तो जब गाड़ी जाती है तो उछड़ती नहीं है, वो कूदती नहीं है ऊपर नीचे, तो हमें झटका नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? वो जो वेग है नीचे से जो बल लग रहा है ऊपर की तरफ, एक धक्का, एक बल लग रहा है जो ऊपर की तरफ, उसको समायोजित कर लेती है। एक मिनट। हाँ, उसे समायोजित कर लेती है, इसीलिए हमें झटका नहीं लगता। तो इस संवेग संरक्षण का नियम था। और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है? तो न्यूटन साहब ने बताया कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, जितना बल उस वस्तु पर लगाएंगे उतना ही बल वो हमारे ऊपर लगाएगी। या अगर दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है। यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। मतलब क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया। तो कैसे? मान लीजिए अभी मैं इस दीवार पर ऐसे मारूं या इस पर मुक्के मारूं तो क्या होगा? जितने बल से मैं इस दीवार पर प्रहार करूंगा उतने ही बल से
ये दीवार हमारे ऊपर भी बल लगाएगी और हमें चोट लग सकती है। आप कभी देखते होंगे कि जब आप किसी थप्पड़ मारते हैं, जब थप्पड़ मारते हैं तो चोट सिर्फ उसी व्यक्ति को नहीं लगती, चोट आपको भी लगती है पंजे में। क्यों लगती है? क्योंकि आपने जितना क्रिया किया उसके ऊपर उतना ही, उसी के बराबर उतना ही आपको प्रतिक्रिया के रूप में प्राप्त हो गया। जितने बल की क्रिया आपने उसके ऊपर दिया उतने ही बल का प्रतिक्रिया आपको मिला, तो चोट लग गई। आप देखते होंगे कि जब नाव से एक पानी में स्थिर नाव है, अगर आप किनारे पर जाकर कूदते हैं तो नाव पीछे चली जाती है। क्यों जाती है? जितने बल से आप आगे की तरफ कूदते हैं उतने ही बल से नाव को आप पीछे की तरफ धक्का देते हैं। जो बल आप नाव पर लगाते हैं क्रिया के रूप में, वही बल नाव आपके ऊपर प्रतिक्रिया के बल के रूप में लगा दी, तभी आप आगे जाते हैं और नाव पीछे चली जाती है। और आप उदाहरण देखे होंगे कि बंदूक से गोली निकलती है तो पीछे की तरफ झटका लगता है। क्यों लगता है? गोली जिस वेग से बंदूक से बाहर निकलती है, जिस वेग से वो बाहर निकल, उसी वेग से आपको पीछे की तरफ ढकेलती है। क्यों ढकेलती है? तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के कारण जितने वेग से उसमें क्रिया उत्पन्न होती है उतने वेग से आपको प्रतिक्रिया पीछे की तरफ मिलती है, इसलिए पीछे बंदूक चली जाती है। आप गोले दागने के लिए टैंक देखें, ऐसा तो बहुत कम लोग देखे होंगे, मूवी में देखे होंगे कि जब गोला उससे दागा जाता है तो टैंक पूरे पीछे की तरफ खिसक आता है। क्यों आता है? क्रिया प्रतिक्रिया नियम के कारण वो जिस वेग से या जिस बल से उस गोले को आगे की तरफ ढकेलता है, उसी बल से खुद पीछे आ जाता है। क्यों आता है? एक क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के कारण। बस इतना ही नियम इन्होंने दिया था, 3 नियम दिया था न्यूटन साहब ने, जड़त्व का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और इससे बस अनुप्रयोग या एप्लीकेशन पूछे जाते हैं। जहाँ सूत्र पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं वहाँ बताता हूँ। जहाँ अनुप्रयोग पूछे जाएंगे वहाँ मैं बता दूंगा कि यहाँ से एप्लीकेशन आपसे पूछा जाएगा। और एप्लीकेशन यहाँ से सिर्फ एप्लीकेशन आता है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। और आगे हम कल पढ़ेंगे, आने वाली वीडियो में और पढ़ेंगे। इसमें बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए और हमारा उत्साह बढ़ाइए। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर हम आगे मिलते हैं।